वेलकम टू जेआरएफ जोन। जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे थे। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पूरा सिलेबस है लगभग हम सिलेबस को कवर कर लिए हैं। कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनको हम आने वाली 2-3 वीडियोज में कवर कर लेंगे। उसी क्रम में आज हम इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। प्रभावी शिक्षण व्यवहार को डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है और इससे किस प्रकार के सवाल आपसे इनपुट किए जाते हैं। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बहुत छोटे समय में इसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इफेक्टिव टीचिंग क्या है और इफेक्टिव टीचिंग को लेके गैरी बोरिच ने एक अपना रूल दिया है। 5 की बिहेवियर्स दिए हैं और 5 हेल्पफुल बिहेवियर दिए हैं, कैसे टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑन समझते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग क्या है। टीचिंग क्या है इसके बारे में हमने आपको या आपने हम सभी ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। भाई, शिक्षण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमने कहा कि स्टूडेंट होता है, दूसरा आपने बताया कि सर टीचर होता है। हमने कहा भाई स्टूडेंट, इसके अलावा भी 2 और बिंदु इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है करिकुलम, दूसरा होता है इन्वायरमेंट। इसके बारे में हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है। अब इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है? कोई भी शिक्षण कार्य इफेक्टिव कब होगा? हम सभी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हम सभी कई टाइम ऐसा कहते हुए हमारे मुख से आता है कि भाई फला जो टीचर है बहुत अच्छी टीचिंग करते हैं, उनका शिक्षण व्यवहार बहुत अच्छा है, या अमुक टीचर की जो टीचिंग है या उनकी क्लास बहुत अच्छी रहती है, हमें मिस नहीं करना है। इसका मतलब है कि वो जो टीचर है इफेक्टिव टीचिंग कर ले रहा है। अच्छा, इफेक्टिव टीचिंग क्या है? इफेक्टिव टीचिंग कब मानी जाएगी? इफेक्टिव टीचिंग बच्चा तब मानी जाएगी जब पूरी कक्षा के जो बच्चे हैं, टीचर उनको इंगेजिंग बनाए रखेगा। दूसरा, बच्चा इंस्पायरिंग होगा कक्षा को अटेंड करने के लिए। दूसरा, भाई एक उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलता हो, बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन बनता हो। कहने का मतलब है बच्चे को स्पष्ट निर्देश प्रदान किया जाए, बच्चे की सक्रिय भागीदारी को हम बनाए रखें, बच्चे के कौशल को, बच्चे की चिंतन क्षमता को, बच्चे के समग्र विकास को प्रेरित करते हुए हम उसे मार्गदर्शित करें। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो जो हमारी टीचिंग होगी वो इफेक्टिव टीचिंग कहलाएगी। क्या हुआ? बच्चे को हम इंगेजिंग बनाए रखें, बच्चे को इंस्पायरिंग बनाए रख सकें, बच्चे को हम क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रदान करें, उसे निर्देश प्रदान करें जरूरी, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हम बना के रख पाएँ पूरी क्लास के टाइम में। दूसरा, उसको हम जरूरी सपोर्ट मटेरियल, उसके अंदर जरूरी स्किल्स, उसके लिए जरूरी ग्रोथ या समग्र विकास क्या हो सकता है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हो सकती है, बच्चा कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, ठीक है, बच्चा कैसे मेटाकॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करना है, बच्चे की कॉग्निटिव, बच्चे की बिहेवियरल, बच्चे की इफेक्टिव डोमेन पे काम करना। अगर ये सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो टीचिंग है वो इफेक्टिव है। बच्चे को इंगेजिंग बना के रख पाना, इंस्पायरिंग बना के रख पाना, बच्चे को गाइड करना क्लियरली, बच्चे को इंस्ट्रक्शन प्रदान करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन बनाए रख पाना, मतलब पूरी कक्षा में बच्चा सक्रिय रूप से भागीदार बने। दूसरा, बच्चा जो है क्या है, क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रदान करे, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड उसकी डेवलपमेंट पे अगर हमारी टीचिंग कार्य कर पा रही है या उस पर प्रभावी हो रही है तो उस प्रकार की टीचिंग को हम इफेक्टिव टीचिंग बोलेंगे। अब कुल मिला के अगर हम कहूँ तो तीनों डोमेन्स पे अच्छा कार्य हो। तीनों डोमेन्स क्या हैं हमने आपको बताई दिए। भाई कॉग्निटिव डोमेन होना चाहिए और दूसरा इफेक्टिव डोमेन होना चाहिए, दूसरा आपका इमोशनल डोमेन जो साइकोमोटर डोमेन बोला जाता है, वो भी तीनों पे अगर प्रॉपरली वर्क हो पा रहा है, मतलब है कि जो आपके टीचिंग है, जो आपका शिक्षण कार्य है वो अच्छा है, ठीक है। अब इफेक्टिव टीचिंग या टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए गैरी बोरिच ने अपने कुछ सिद्धांत दिए। वो जो सिद्धांत दिए या वो उन्होंने जो रूल बताए, उन्होंने 5 की बिहेवियर्स बताए और 5 हेल्पफुल बिहेवियर्स बताए। जो 5 की बिहेवियर्स थे, इन्होंने बतलाया कि भाई शिक्षण में ये जो कार्य, ये बिहेवियर है, शिक्षण में ये बिहेवियर कंपल्सरी रूप से होने चाहिए, मतलब ये चीज़ें तो शिक्षण में होनी ही चाहिए, प्लस इनकी बिहेवियर को सपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल बिहेवियर्स हैं। और अच्छा शिक्षण कब होगा? अगर हम इन हेल्पफुल बिहेवियर्स को भी इन्वॉल्व कर लें। तो गैरी बोरिच ने 5 की बिहेवियर्स बताए, दूसरा 5 इन्होंने
हेल्पफुल बिहेवियर बतलाया था। जो 5 की बिहेवियर्स थे उसने कहा कि भाई लेसन की क्लियरिटी होनी चाहिए, जो शिक्षक टीचिंग कर रहा है, शिक्षण कार्य कर रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लेसन की क्लियरिटी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होनी चाहिए। भाई टीचर इंस्ट्रक्शन के दौरान विभिन्न प्रकार के टीचिंग मेथड्स को अपना के बच्चों को टीचिंग कराए, जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे, जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग की जरूरत है वहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग कराए, ठीक है। दूसरा, टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए टीचर का, इंगेजमेंट बनाए रखे पूरे लर्निंग प्रोसेस के दौरान। दूसरा, स्टूडेंट के सक्सेस रेट पे बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे मैं आपको नेट के लिए मेंटोर कर रहा हूं, ऐसे में अगर मेरे बच्चे जून एग्जामिनेशन में नेट को नहीं क्रैक कर पाते हैं, या अगर हमने 200 बच्चों को ट्रीट किया, अगर 200 में से अगर 1-2 बच्चे नेट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं है। तो सक्सेस रेट भी स्टूडेंट की हमें देखना है। दूसरा, हेल्पफुल बिहेवियर के लिए इन्होंने कहा भाई स्टूडेंट के आइडियाज को भी आपको एक्सेप्ट करना है, उनके कंट्रीब्यूशन को भी ध्यान देना है, उसको प्रयोग में लाना है। दूसरा, भाई जो आपका कंटेंट होगा बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होगा, बीच बीच में बच्चों से आप क्वेश्चनिंग करेंगे। प्रोबिंग का मतलब हमने आपको पहले ही बताया है कि जब बच्चे आपके क्वेश्चंस का उत्तर देंगे तो आप उत्तर में से प्रश्न ढूंढने का प्रयास करेंगे। टीचर को प्रभावशाली बनाने का प्रयास, टीचर जो है वो अफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो। तो ये कुछ बातें थी, इनको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑन की बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बोला गया कि लेसन पे क्लियरिटी होनी चाहिए। तो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियरली हो, मतलब कि स्पष्ट हो, उसकी अवधारणाओं को आप अच्छे से समझाएं, बच्चों को सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करें। भाई अस्पष्टता को ऐसे बातें ना बतलाएं जो कि एम्बिगिटी हो। कहने का मतलब है कि अस्पष्ट हो, कॉम्प्लेक्स होना एक अलग बात होती है, अस्पष्ट ना हो, जो बातें आप बतलाएं बच्चे को वो समझ में आए। जब आप सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझाने का प्रयास करेंगे तो बच्चा समझेगा। कुल मिला के आप लेसन प्लान को बिल्कुल क्लियर बनाएं, ठीक है। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी का मतलब है कि आप वेराइटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज का प्रयोग करें, जिससे बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे। कक्षा में बच्चों से आप डिस्कशन करा सकते हैं, मतलब कि विजुअल प्रेजेंटेशन करा सकते हैं, बच्चों से हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करा सकते हैं, बज करा सकते हैं। तमाम हमने आपको टीचिंग मेथड्स बताए हैं, अर्थात विभिन्न टीचिंग मेथड्स को, विभिन्न टीचिंग स्ट्रेटजीज को आपको उपयोग में लाना है। जो अब के नए नए तरीके आए हैं टीचिंग के या इंस्ट्रक्शनल के, उनको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे ब्लेंडेड लर्निंग को इस्तेमाल में ला सकते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम ब्लेंडेड लर्निंग का एक रूप होता है, आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज को आपको इस्तेमाल करना है। तीसरा है टास्क ओरिएंटेशन। टास्क ओरिएंटेशन कहने का मतलब है कि जो भी आप लेसन प्लान बनाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस लेसन का प्लान का अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब कि अब बच्चे को जो लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसको पढ़कर क्या सीखेगा, ठीक है। तो जो लेसन प्लान बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनेगा। दूसरा, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आप समय को भी मैनेज करेंगे, समय का प्रभावी प्रबंध करेंगे। 40 मिनट की क्लास में आपका लेसन प्लान भी पूरा होना चाहिए, नहीं तो पता लगा कि आपका टॉपिक ही नहीं पूरा हुआ, ओवर हो गया समय, ठीक है। चौथा है इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। जब आप प्रोसेस के, मतलब जब आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चों की आप क्या बनाए रखेंगे, इंगेजमेंट बनाए रखेंगे। अब बच्चों से इंगेजमेंट कैसे बनाए रख सकते हैं? एक तो भाई क्लियर और स्पष्ट एक्सप्लेनेशन करके, दूसरा बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चनिंग करा के, बच्चों से आपस में डिस्कशन करा के, अगर कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं तो उनको लगाकर आप बच्चों को इंगेज बनाए रख सकते हैं। बच्चों से प्रॉबिंग करके आप बच्चों को इंगेज बनाए रख सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट है स्टूडेंट सक्सेस रेट, ठीक है। यह सुनिश्चित करिए कि जो आप लेसन बता रहे हैं, जो चैप्टर बता रहे हैं, जो स्टोरी बता रहे हैं, बच्चा उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में
उच्च स्तर की सफलता का अनुभव करें। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर जून में आपके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि मैंने वो सक्सेस रेट नहीं हासिल कर पाई अपने स्टूडेंट के प्रति, ठीक है। या अगर हमारे 50 बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो 50 में से अगर 30 बच्चे, 25 बच्चे या उससे ऊपर के बच्चे अच्छे मार्क्स नेट जेआरएफ उनका हो रहा है, मतलब है कि हेल्प हो पाया है। हालांकि नेट जेआरएफ के लिए पेपर 1 ही नहीं काफ़ी है, पेपर 2 भी आपको चाहिए, लेकिन अगर पेपर 1 में उसके मार्क्स से 40 के अबव तक आ रहे हैं, उसके नियर तक आ रहे हैं, मतलब है कि उसने पेपर 1 में काफ़ी कुछ सीखा है। तो स्टूडेंट के सक्सेस रेट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो गैरी बोरिच ने ये 5 की बिहेवियर्स बताए, बोले कि भाई एक शिक्षण में, एक टीचिंग में ये 5 बिहेवियर्स होने चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई ये 5 और हेल्पफुल बिहेवियर हो तो बहुत अच्छी बात है। वो क्या है? इन्होंने कहा भाई स्टूडेंट के आइडियाज को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, उनके कंट्रीब्यूशन को भी आपको यूज करना है। कुल मिला के छात्रों के इनपुट को भी आपको शामिल करना है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही आपके ग्रुप में मैसेज किया कि भाई आप लोग अपने अपने फीडबैक प्रदान करिए, जिससे टीचिंग को और अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आप सभी लोग छोटे बच्चे नहीं हो, सभी लोग बड़े बच्चे हो गए हो, ठीक है। ऐसे में आपका जो व्यू ऑफ पॉइंट है उसको भी हमें लेके चलना है। ऐसा ना हो कि मैं केवल अपनी ही डगर पकड़ के चलूं, आपके इनपुट्स को, आपके व्यू ऑफ पॉइंट को मैं ध्यान में न रख पाऊं, ठीक है। तो स्टूडेंट के आइडियाज को भी उनको ध्यान में रखना है। दूसरा, स्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि भाई जो भी आप चीजें बता रहे हैं बच्चों को, जो भी लेसन्स बता रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, बिल्कुल जो कंटेंट हो वो ऑर्गेनाइज्ड हो, एक सीक्वेंस में हो, ठीक है। एक जो संगति होती है, एक स्पष्ट क्लियरिटी होती है, एक अनुक्रम होता है कि इसके बाद ये चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर या उससे जुड़ा हुआ चैप्टर आप बच्चों को पढ़ाएं, जिससे पीछे वाले नॉलेज से वो खुद को रिलेट कर पाए, ठीक है। तीसरा है क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। आप बच्चों से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। हायर ऑर्डर के अगर बच्चे हैं उनसे आप एनालिटिकल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों से विश्लेषणात्मक या ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आप पूछते रहिए बीच बीच में, जिससे जो बच्चे हैं जुड़े रहेंगे। प्रोबिंग एंड फीडबैक। प्रोबिंग एंड फीडबैक का मतलब ये है बच्चा, फीडबैक तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से मांगा, अभी तक किसी ने मैसेज तो नहीं किया है कि क्या उनका फीडबैक है। हालांकि आप लोगों को करना चाहिए, अपने व्यू ऑफ पॉइंट शेयर करने चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्रोबिंग का मतलब है कि भाई बच्चों को या छात्रों को और ज़्यादा इनसाइट प्रदान करने के लिए मैं मान लिया कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसके उत्तर देते हैं, आपके उत्तर में से मैं फिर प्रश्न बनाऊंगा और जो उत्तर देंगे फिर उसमें से प्रश्न बनाने का प्रयास करूंगा। कहने का मतलब है मैं स्टूडेंट के आंसर्स को और ज़्यादा इलोबरेट कराने का प्रयास करूंगा, वो भी बच्चों के माध्यम से ही, ठीक है। दूसरा, बच्चों से मैं फीडबैक भी लूंगा। फीडबैक के लिए बहुत सारे तरीके, इसके पहले के क्लासेज में मैंने इनोवेशन ऑफ इवेल्युएशन में मैंने आपको बताया भाई 10 नोट्स हो सकता है, ठीक है। रूब्रिक्स को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन रूब्रिक्स को बच्चे नहीं असेस करेंगे, किसी टीचर के माध्यम से या कोई टीचिंग टीम होगी उनके माध्यम से किया जा सकता है। तो मतलब कि प्रोबिंग की आवश्यकता, दूसरी फीडबैक की आवश्यकता, ठीक है। तो इसको हमें बना के रखना है। नेक्स्ट है टीचर इंथुजिज्म। इसका मतलब है कि भाई जो टीचर है उसको भी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। टीचर में उत्साह होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, टीचिंग उसका एक पैशन होना चाहिए। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, मोटिवेट दिखता हो, जिससे जो छात्र होते हैं टीचर को ही अनुसरण करते हैं। अगर टीचर नहीं मोटिवेटेड रहेगा, नहीं एनर्जेटिक रहेगा, उसका टीचिंग एज अ प्रोफेशन नहीं रहेगा, तो बच्चे भी हतोत्साहित होंगे। तो छात्रों को प्रेरित करने के लिए टीचर को समझ लीजिए कि ऊर्जा, जुनून और एक सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का प्रदर्शन करना होगा। अगर टीचर ऐसा कर पा रहा है तो बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये 5 हेल्पफुल बिहेवियर्स गैरी बोरिच ने बतलाए थे। इसके अलावा इन्होंने 5 की बिहेवियर्स बतलाए, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ एक अदर
कैरेक्टरिस्टिक्स भी इफेक्टिव टीचिंग्स की होती हैं। जैसे जो टीचर है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन वाला होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसके पास एक्सप्लेनेशन चीज़ों पे इन डेप्थ जाकर चीज़ों को समझाने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब है कि भाई वो अच्छा लिसनर भी हो और अच्छा स्पीकर भी हो, वो सहयोगात्मक रूप से क्या कह सकता है, एक दूसरे को जोड़कर पढ़ाने वाला हो, एक दूसरे से जोड़कर रहने वाला हो। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए। दूसरा, क्लासरूम प्रेजेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जो क्लासरूम है, जो कक्षा है, जो शिक्षण है, आप उसको रियल वर्ल्ड से जोड़कर अगर टीचिंग करेंगे तो ऐसे में क्लास बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, रियल वर्ल्ड से जोड़ने का मतलब ये होता है कि भाई नॉलेज आप कुछ इस प्रकार से प्रयोग में बतलाइए कि बच्चे को लगे कि वो व्यवहारिक है, उसका वो व्यवहारिक अनुप्रयोग भी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज का मतलब जो टीचर है भाई उसको क्या हो कि नॉलेज पर अच्छी कमांड हो, नॉलेज पर अच्छी कमांड हो, अच्छी प्रैक्टिस हो उसकी खुद की। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर और स्टूडेंट की अरे रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, उनमें अच्छी बॉन्डिंग नहीं है तो वैसे भी क्लास में मजा नहीं आने वाला है। तो स्टूडेंट और छात्र की अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। दूसरा, जो फीडबैक है, अगर वर्बली फीडबैक हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, वर्बली फीडबैक हो तो बहुत अच्छा है। दूसरा, असेसमेंट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। टीचर या शिक्षण कार्य के दौरान भी भाई स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को असेस करने की भी जरूरत होती है, उसको करे वो। दूसरा, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की भी बात हो, रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग, मतलब टीचिंग पर वो चीज रिफ्लेक्ट भी करे। अब भाई बच्चे के जब परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा तो जो कमियां समझ में आएंगी, अगर बच्चे की कमियां हैं तो बच्चे को दूर किया जाएगा, अगर टीचर की तरफ से हो रही है कमियां तो टीचर अपने टीचिंग को पर उसको क्या करेगा, सुधार करके बच्चों को समझाने का प्रयास करेगा। लर्निंग इंटेंशंस का मतलब है कि बच्चों को हमें अवेयर रखना है, उनकी नीड्स को ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है कि भाई मैं जो पॉइंट्स स्टार्ट कर रहा हूं वो उनके पिछले नॉलेज से या उनके पीछे के एक्सपीरियंस से रिलेट करता है कि नहीं करता है। फिर से बात आई सक्सेस क्राइटेरिया का। ठीक है भाई, स्टूडेंट का सक्सेस का क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप एक स्ट्रेटजी के तहत अपने काम करिए जिससे बच्चे सक्सेस हों, बच्चे को आप जो ऑब्जेक्टिव सिखाना चाह रहे हैं, जो देना चाह रहे हैं, बच्चा उसको ग्रेस्प कर पाए, उसको समझ पाए। जैसे मैं नेट के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं तो आपको भी इस चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं, जिससे पढ़ रहा हूं, अच्छा पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं सिलेबस को आप बराबर देखते रहिए, मतलब एक निश्चित जैसे करिकुलम जो सिलेबस हमको यूजीसी ने प्रोवाइड किया है वो क्या है, ये हमारे लिए तो एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को हम फॉलो करके चल रहे हैं। अगर हम पूरे क्राइटेरिया को फॉलो करके चल पाएंगे तो जून में वो सक्सेस के रूप में हमको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एक मुख्य बातें हैं जो कि अगर प्रयोग में आती हैं टीचिंग में तो टीचिंग आपकी प्रभावशाली होगी। अब इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस हैं, आप उनको देखिए। इन क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत सिद्धांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी इस प्रकार के सवालों को बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। जैसे पहला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू इंक्रीज मोटिवेशनल क्लाइमेट इन द क्लास। आप कक्षा में कैसे मोटिवेशनल क्लाइमेट को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब कि कक्षा में आपको प्रेरक माहौल बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके फॉलो करना चाहिए। पहला बोला गया भाई कि यूज अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज टू मेंटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट। ठीक है, बच्चे के उत्साह को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की आपको इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को अपनाना है। तो भाई ये तो मोटिवेशनल के लिए सही है, अर्थात ये विकल्प तो सही है। दूसरा, गिव आपको पॉजिटिव होके सोचना होगा, गिव स्टूडेंट या स्टूडेंट बन जाइएगा, फिर देखिएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है। गिव स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग विथ ईच अदर। बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और एक दूसरे से सीख सकें, ये बात भी तो बहुत अच्छी है। अलाउ स्कैरसम एंड सुपरसिटी टू एक्सहिबिट द क्लासरूम। कह रहा है कि भाई कक्षा में व्यंग्य और श्रेष्ठता प्रदर्शित करने की अनुमति दे। इसको हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी कक्षा में डाइवर्सिटीज होती हैं,
तो अगर हम ज़्यादा किसी को ज़्यादा श्रेष्ठ दिखानेंगे या जो कमज़ोर है बच्चा उसको व्यंग करेंगे तो हमारी कक्षा का माहौल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम इसको नहीं अलाउड कर सकते हैं। फोस्टरिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, विश्वास और सहयोग पर आधारित कक्षा के माहौल को बढ़ावा दे, ये भी देंगे। अर्थात जो पहला विकल्प है, सेकंड विकल्प है और जो चौथा विकल्प है वो सही विकल्प होगा। तो इसके लिए राइट आंसर ए बी डी होगा। नेक्स्ट की तरफ लेके चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टीचिंग, गुड टीचिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑन भाई रिस्पॉन्सिव ह्यूमन इन्वायरमेंट टू फोस्टर एक्सप्लोरेशन, भाई अन्वेषण को हमें बढ़ावा देना, एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना है, ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना, ये बात तो सही है। एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड एंड द ग्रुप, बच्चे और समूह के प्रति उचित जवाबदेही, भाई ये भी तो चाहिए। कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये भी चाहिए। मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, भाई आपसी संबंध मेंटेन करना, यही तो इसके पहले बताया कि भाई बच्चे के बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट टू अ रिगिड टीचिंग प्लान, भाई हमें कठोर शिक्षण योजना नहीं बनानी है, हमें सख्ती से नहीं पालन करना है, ठीक है। तो अब चीजें कौन कौन सी सही हो रही है, फर्स्ट ऑन, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, इस हिसाब से देखेंगे तो ए बी सी डी वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट पे अगर हम आपको लेके चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको एक तो सकारात्मक होकर सोचना पड़ेगा, दूसरा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। टीचिंग ओनली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम, केवल वही पढ़ाना जो पाठ्यक्रम में शामिल हो। थोड़ा सा स्ट्रिक्टपन है ये, ठीक है, हम इसको नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। भाई टीचर उससे इतर भी चीजें जो व्यवहारिक है, जो अप्लीकेबल है, उसको भी बताता है। पहला गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये बात तो होनी चाहिए। कठोर शिक्षण, इसके पहले मैंने रिगिड टीचिंग अप्रोच को कैंसिल किया, कैंसिल ही होगा। एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, ये होना चाहिए। दूसरा एबिलिटी टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट, छात्रों से जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इसके पहले हम लोग यही डिस्कस किए, भाई एक टीचर स्टूडेंट और उनके घर वालों तक से अगर अच्छे से कनेक्ट हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक टीचर के अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए, तो ये भी सही होगा। तो फर्स्ट देन थर्ड देन फिफ्थ, मतलब ए, अब क्या कर, ए सी डी, अच्छा इसमें ई भी है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो विकल्प देखेंगे, एक तो भाई हमें केवल वही पढ़ाना जो पाठ्यक्रम में शामिल है, नहीं, एक अच्छा संचार कौशल चाहिए, ठीक है। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से बुनियादी आवश्यकताएं हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। दूसरा रिगिड अप्रोच नहीं चाहिए। एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, सही है। छात्रों से जुड़ने की क्षमता हो, अर्थात ये थोड़े से विकल्प में गड़बड़ी है। यहाँ पे होना चाहिए था बी, अच्छा सही तो है शायद, बी और डी और ई, हाँ यही ठीक है, बी डी और ई, इसके लिए राइट विकल्प बनेगा। तो इफेक्टिव टीचिंग से आपसे कुछ इस तरह से ही सवाल पूछे जाएंगे, केवल वही तो, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, इसके पहले वाला ही तो सवाल है क्या, हाँ वही सवाल है, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग के लिए हमने देखा बी डी ई सही विकल्प होगा। तो मतलब कि इफेक्टिव टीचिंग से लगभग इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। इसके अलावा अगर कुछ सवाल बनते हैं तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि भाई गैरी बोरिच ने वो कौन कौन से बिहेवियर बतलाए थे इफेक्टिव टीचिंग के लिए, कौन से की बिहेवियर थे, कौन से हेल्पफुल बिहेवियर थे, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर सवाल यहाँ से बनते हैं, एनटीए यहाँ तक जाता है तो यहाँ पर जा सकता है एनटीए, ठीक है, आपसे सवाल बनाने के लिए यहाँ तक जा सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लासेज को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इसके बाद जो क्लासेज आएंगी वो कैरिकुलम से संबंधित होंगी। हालांकि कैरिकुलम को देखेंगे तो आपके सिलेबस में कैरिकुलम से संबंधित कुछ लिखा नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देखेंगे तो कैरिकुलम से संबंधित आपसे सवाल, छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके बाद की जो क्लासेज होंगी वो आपकी कैरिकुलम से ही संबंधित होंगी। एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम आपको कैरिकुलम के बारे में और कैरिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल के बारे में बताते हुए मिलेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, आपके नॉलेज को थोड़ा सा इन्हेंस करेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।